नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले तो पूरे देश को बधाई, बहुत बहुत बधाई। जब सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो रहा है, जब कच्चे तेल की कीमत अपने सबसे निचले लेवल पर चली गई है, तब हमारे भारत में 2-2 रुपए बढ़ा दिया गया है पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को। हरदीप पुरी जी कह रहे हैं कि इसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ये जो टैक्स है वो पेट्रोल कंपनियां अपने आप देंगी। पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं या जो पेट्रोल डीजल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जहां से आप पेट्रोल डीजल भराते हैं, पंप हैं, वो इसकी कीमत देंगे। आपको कीमत नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आप जानते हैं कि पहले ये लोग कह चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करना अब हमारे हाथ में नहीं है, बाजार के हिसाब से तय होता है। तो जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत घटी है या बढ़ी है या उतनी ही है। जाइएगा और जैसा कहे आपसे पंप वाला वैसा कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपके शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई चेंज आया है या नहीं है। वैसे जिसकी कीमत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी वो है गैस सिलेंडर की कीमत। घरेलू उपयोग वाले सिलेंडरों की कीमत जो है वो 50 रुपए और बढ़ा दी गई है और अब इसकी कीमत हो गई है 865 रुपए 50 पैसे। तो यह गिफ्ट दिया है मोदी जी ने, यह गिफ्ट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यह गिफ्ट दिया है डबल इंजन की सरकारों ने, यह गिफ्ट दिया है आरएसएस ने देश को कि लो एंजॉय करो थोड़ी सी कीमत और बढ़ा दी। ये हमारे देश में सारा तमाशा है। वक्फ का तमाशा हो गया, वक्फ को लेकर सारा तमाशा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल अच्छी टिप्पणी की थी। उसके बाद हमें यह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर ढंग से सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी और बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे और उसके बाद यह मुकदमा चले। तो वक्फ का तमाशा हो गया, रामनवमी आई तो रामनवमी का तमाशा हो गया, जाकर दरगाह पर झंडा फहराया, सारा कुछ हो गया और इन सब के बीच चुपचाप बढ़ा दी गई पेट्रोल और डीजल की कीमत। आपने एक होशियारी देखी, ये कीमतें तब बढ़ाई गई जब लोकसभा और राज्यसभा एडजर्न हो गई। जब लोकसभा और राज्यसभा चल रही थी उस समय कुछ नहीं बोला गया कि विपक्ष शोर मचाएगा। जब खत्म हो गई उसके बाद बढ़ा दिया गया पेट्रोल डीजल का दाम और आपके गैस का दाम। और यह सारा खेल कई कई लेवल पर चल रहा है। अगर कल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इतनी आ चुकी हैं कि कई बार लगता है कि हाथ जोड़ के कहूं कि मिलाड कब तक टिप्पणी करते रहेंगे, कम से कम आपके अधिकार में जो है वो तो करिए। लेकिन फिर भी यह टिप्पणी आई है और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया है। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जिस मामले पर यह टिप्पणी आई है वो बहुत मजेदार है। एक चेक बाउंस का मामला था। कोई चेक जमा किया गया होगा, वो चेक बाउंस कर गया। अब यह क्या है? यह सिविल सूट का मामला है, लेकिन यूपी की पुलिस ने इसको आपराधिक केस में बदल दिया, दीवानी के केस में बदल दिया और इसमें चार्जशीट लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये टिप्पणी है। जिस तरह से किसी को भी फंसाया जा रहा है, किसी भी मामले में जरा सी कोई बात होने पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर को लेकर कई सारी सख्त टिप्पणियां कर चुका है। और यहां तो सिर्फ टिप्पणी का मामला नहीं है, बाकायदा आदेश जारी किए गए थे कि नियमों का पालन किए बिना बुलडोजर ना चलाए जाएं। और साथ में प्रयागराज के ही एक मामले में, इलाहाबाद के एक मामले में सरकार से लोगों को 10-10 लाख मुआवजा देने की भी बात की गई थी। उसके बावजूद कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। किसके खिलाफ कब कोई केस हो जाए कोई नहीं जानता। अगर आप सरकार के साथ हैं तो कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग जो कभी सरकार के बहुत पक्ष में थे, सरकार के फेवर में लिखते थे, उनके घर भी जब पुलिस पहुंची, उनकी भी दुकान और मकान पर जब कब्जे की बात आई तो वो लोग भी राम राम चिल्लाते हैं। लेकिन मोटा मोटा सिद्धांत यही है कि अगर आप सरकार के समर्थक हैं तो आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं तो फिर आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी छत पर नमाज पढ़ने से रोका जा सकता है, आपको कुछ भी किया जा सकता है। और इन सब के बीच जो गोदी मीडिया है वो योगी मोदी की ताली बजाने के अलावा कुछ और करता नजर नहीं आ रहा है। कल की घटना है और बहुत गंदी घटना है, कल या परसों की घटना है। मानक गुप्ता नाम का एक एंकर है, वो रेखा गुप्ता का इंटरव्यू कर रहा था। मैं जाति पर नहीं जाऊंगा कि दोनों लोगों की जाति एक ही थी, यह संयोग भी हो सकता है।
और उसमें रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को लेकर एक बहुत घटिया टिप्पणी की। चलिए, नेता लोग टिप्पणी करते हैं, समझ में आता है, लेकिन एक पत्रकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर तुरंत उनको रोके और कहे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसी घटिया बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन मानक गुप्ता उस पर हंसता है, उस पर समर्थन करता है और यह सारा मामला सीधे सीधे टीवी पर दिखाई देता है। आप सोचिएगा, यह गोदी मीडिया कैसा है। अगर ऐसे ही किसी विपक्ष के नेता ने टिप्पणी कर दी होती, ऐसी कोई पर्सनल और घटिया टिप्पणी कर दी होती भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के बारे में, तो इन लोगों के नथुने एकदम सूज गए होते, फूल गए होते, इनके चेहरे बिल्कुल डाउन हो गए होते। हालत यह है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो लगता है ये खुद जीत गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी ने इस चैनल पर अपने लोगों के जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन विपक्ष को भी एक बार सोचना चाहिए कि इस तरह के चैनलों पर जाने की क्या मजबूरी होती है। जाते हैं, गालियां खाते हैं, वहां पर अपमान होता है और वापस आते हैं, आधे मिनट की, 1 मिनट की क्लिप निकालकर वायरल करवाते हैं कि हमने बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन असल में जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है वो इनके खिलाफ एजेंडा लिए हुए होता है और वही स्टैब्लिश करता है। आप सोचिए, एक चैनल ने भिड़ंत का एक कार्यक्रम शुरू किया, उसमें सुप्रिया श्रीनेत को बुलाया और गौरव भाटिया को बुलाया। कितनी बार गौरव भाटिया अपने झूठों के लिए बेइज्जत हो चुका है, लेकिन उस कार्यक्रम में जीता हुआ घोषित किया गया गौरव भाटिया का। अरे जब जज उनके, जब चैनल उनका, तो खेल तो यही होगा। फिर किसी को भेजेगी कांग्रेस, फिर उसको हारा हुआ घोषित किया जाएगा। पता नहीं ये सब ये क्यों करते हैं। अभी अगर आपको इन विपक्ष के नेताओं को अगर अपने चैनल पर बुलाना हो, चाहे आपके 5 मिलियन हो, चाहे आपके 2 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो, चाहे आपके वीडियोस गोदी मीडिया से ज्यादा देखे जाते हो, लेकिन आपके चैनल पर आना होगा तो समय नहीं निकलेगा। इन चैनलों पर जाकर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए समय कहां से मिल जाता है, वाकई मेरे समझ में नहीं आता है। खैर, वो हमारा मुद्दा नहीं है, वो पार्टियां हैं, वो खुद तय करेंगी कि उनको कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। हमारा मुद्दा है यूपी के अंदर की घटनाओं पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सीधे सीधे और उत्तर प्रदेश की जुडिशरी के ऊपर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने टिप्पणी की है कि वहां पर कानून का शासन बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। एक और एग्जांपल देखिए यूपी में कैसा कानून चल रहा है। टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट छपी है और वो ये बताती है कि यूपी में 3 असली पुलिस वालों ने साल भर तक फर्जी थाना चलाया। ये सारे के सारे पुलिस वाले कस्बा चौकी में काम करते थे। उन्होंने एक रबर फैक्ट्री पर कब्जा करके उसको नकली पुलिस स्टेशन बना दिया। वहां पर एक नकली हवालात भी बना दिया गया और 1 साल तक लोगों से ठगी करते रहे। ये बात बाहर नहीं आती, लेकिन हुआ ये कि ये जो टीम थी 3 लोगों की, 3 असली पुलिस वालों की जो फर्जी थाना चला रहे थे, इसमें एक सब इंस्पेक्टर था बलबीर सिंह और 2 कांस्टेबल थे हिमांशु तोमर और मोहित कुमार। ये भिटौरा गांव के एक किसान के घर गए। उन्होंने किसान के बेटे पर झूठा आरोप लगाया कि उसके पास ड्रग्स और इलीगल हथियार हैं, नकली पिस्तौल रखी और उसको गिरफ्तार करके नकली थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। अब वो नकली थाना इतनी स्टाइल से बनाया गया था कि किसान को लगा ये असली थाना खुला है। परिवार से 2 लाख रुपए मांगे गए। किसान परिवार ने किसी तरह से 2 लाख रुपयों का इंतजाम कर लिया, लेकिन लालच बढ़ा, इतने पर भी पीड़ित को नहीं छोड़ा, गिरफ्तार करके अंदर रखे रहे। नतीजा यह हुआ कि किसान के पास और पैसे देने के लिए थे नहीं। वो पहुंच गया बड़े अधिकारियों के पास और बड़े अधिकारियों ने जब जांच की तो पता यह चला कि यह तो थाना ही नकली है। ये जो सब इंस्पेक्टर है वो हीरोइन की तस्करी कर रहा था। ये जिनके हाथ में कानून संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, वो मुसलमानों के मामले में तो बड़े स्टाइल से बड़े बड़े बयान जारी कर देते हैं, लेकिन जहां अपराध नियंत्रण करना है वहां पर नकली थाना बनाकर लोगों से वसूली चल रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सही ही कह रहा है। वैसे तो गुजरात में पूरा नकली कोर्ट पकड़ा गया था। लगता ऐसा है कि इस देश में नकली का ही खेल चल रहा है। अभी एक नकली डॉक्टर पकड़ा गया है इलाहाबाद से, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। वो डॉक्टर जो है दिन रात नफरती पोस्ट करता था। योगी आदित्यनाथ के बारे में उसने लिखा था कि फ्रांस में जो दंगे चल रहे हैं, अगर वहां पर योगी आदित्यनाथ को भेज दिया जाए तो 2 दिन में दंगे खत्म हो जाएंगे। चलिए, उसने लिखा वहां तक तो ठीक है,
लेकिन आदित्यनाथ का जो ऑफिशियल हैंडल है उससे उसको जवाब दिया गया। उसकी फोटो है आदित्यनाथ के साथ, और भी नेताओं के साथ उसकी फोटो है। पता चला कि अपने आप को ब्रिटिश डॉक्टर कहता है, लेकिन उसके पास डॉक्टर की कोई डिग्री ही नहीं है। और इसके बावजूद मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में उसको नौकरी मिल गई और उसने तमाम लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, सर्जरी कर दी, उसमें से 7 लोग मर गए। उसके बाद जब एनएचआरसी में शिकायत हुई, मामले की जांच हुई, तब पता चला कि वो तो फर्जी है, लेकिन आईटी सेल जिसकी तारीफ करता हो, योगी आदित्यनाथ के साथ जिसकी फोटो हो, वो नकली भी हो, उसके पास डिग्री भी ना हो, तो भी उसको नौकरी मिल जाती है और वो इस तरह के ऑपरेशन कर देता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने का मामला ये नहीं है तो और क्या है? कहीं और ये होता, कहीं और पर अगर टिप्पणी की होती माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो कहा जाता कि जंगल राज है। जब तक लालू यादव जी थे वहां पर सत्ता में, तब तक बिहार को जंगल राज कहा जाता था। आज मंगल राज है। यूपी में भी मंगल राज है, बिहार में भी मंगल राज है, एमपी में भी मंगल राज है। भले कोई घटना हो जाए, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, हर जगह मंगल राज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज है और गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के जर खरीद गुलाम की तरह काम करती है। यही नहीं, एक और ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में सुनकर ही आप दहल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का यह मामला है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है, जहां से इस बार बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए, उस वाराणसी का मामला है। एक महिला ने यह आरोप लगाया है, यह केस दर्ज किया है कि उसकी युवा बेटी जो कॉलेज में पढ़ती थी, हफ्ते भर तक 23 युवक, उफ, सुन के ही एकदम कांप जाता है। कुछ 23 लड़कों ने हफ्ते भर तक उसके साथ गलत काम किया। एक हफ्ते यह गलत काम चलता रहा। ये वाराणसी की घटना है, उत्तर प्रदेश के उसी बनारस की घटना है, जहां भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए 4 नौजवानों ने बीएचयू के अंदर सारी हरकत की थी, बीएचयू के स्टूडेंट के साथ गलत हरकत की थी, और उसके बाद 2 महीने बाद गिरफ्तार हुए और फिर एक के बाद एक सारे लोग रिहा हो गए। यह चल रहा है देश के अंदर, यह चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन किसी माना गुप्ता की यह हिम्मत नहीं है कि वो आदित्यनाथ से सवाल पूछ ले कि आपके राज में ऐसा जंगल राज कैसे चल रहा है। सवाल पूछा जाएगा तो कांग्रेस से पूछा जाएगा, अखिलेश यादव से सवाल पूछा जाएगा, तेजस्वी से सवाल पूछा जाएगा, स्टालिन से सवाल पूछा जाएगा, विपक्ष से लगातार सवाल पूछा जाएगा, लेकिन सरकार से सवाल पूछने में इनकी जबान कट जाती है, इनके मुंह पर ताला लग जाता है, इनके आंखों पर काला चश्मा लग जाता है, ऐसा काला चश्मा जिसके पार कुछ दिखाई नहीं देता। इन सबके बीच कांग्रेस अपना अधिवेशन कर रही है और गुजरात में अधिवेशन कर रही है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो ये अधिवेशन कांग्रेस का हो रहा है वो 64 साल बाद हो रहा है। यानी 1960 के बाद पहली बार अहमदाबाद में अधिवेशन हो रहा है। अहमदाबाद गुजरात यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रयोग का कारखाना, यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज्य में सत्ता पर है और लोकसभा में भी अच्छी खासी सीटें हासिल करती है। ये दुस्साहस कह सकते हैं आप कि वहां पर जाकर, उनके गढ़ में जाकर कांग्रेस ये अधिवेशन कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि यह सही कदम है। गुजरात से अगर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटा पाएंगे तो देश से हटाना बहुत मुश्किल होगा, और अगर गुजरात से आप भारतीय जनता पार्टी को हटा देते हैं तो बाकी जगहों पर ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे, इनके बहुत सारे दावे अपने आप कमजोर हो जाएंगे। लेकिन हटना तो बात की बात है, अभी अधिवेशन है, उसमें बहुत सारी पॉलिसीज आनी है। देखना है कांग्रेस क्या पॉलिसी लेके आती है। 2-3 सलाहें दे देते हैं, हालांकि कौन किसकी सलाह सुनता है। पहला तो यह कि आप मीडिया का जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर बनाइए। केवल गोदी मीडिया के यहां जाकर अपनी बात कहने से कुछ नहीं होगा। अल्टरनेटिव मीडिया अब इस देश में बड़ा हो चुका है। बहुत सारे छोटे बड़े यूट्यूबर्स देश भर में काम कर रहे हैं जो अल्टरनेटिव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके साथ भी खड़े होइए और उनके यहां जाकर अपनी बात रखिए। निश्चित रूप से वो बात ज्यादा दूर तक जाएगी। दूसरी सलाह मैं देना चाह रहा था संगठन के लेवल पर कि संगठन को मजबूत करने के लिए वाकई ऐसे कदम उठाइए कि आपका छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी आपके बड़े नेता से न केवल मिल सके बल्कि उसको अपने जमीन की हकीकत बता सके। तमाम फोटोग्राफ आते रहेंगे, तमाम वीडियोस आते रहेंगे, तमाम रील्स आती रहेंगी, लेकिन जब तक आम कार्यकर्ता से मिलना जुलना जुड़ना बात करना नहीं होगा, जब तक उसकी सलाह नहीं लेंगे, तब तक
कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, आपके ऑफिस में मिलते हैं, फोटो खिंचाते हैं। ये मौका कार्यकर्ताओं को भी मिलना चाहिए। कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो दिन भर लड़ते रहते हैं, जो दिन भर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते रहते हैं, उनको भी आपको समय देना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात कि अगर आपने इंडिया गठबंधन बनाया है और आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया गठबंधन को लगातार मजबूत कीजिए, उनके नेताओं से लगातार संपर्क में रहिए, साझा नीतियां बनाइए और साझा संघर्ष कीजिए। जैसे वक्फ बिल के मामले में आप सब लोग एक साथ खड़े हुए, वैसे ही अलग अलग मुद्दों पर भी जहां सहमतियां हैं वहां एक साथ खड़े होकर दिखिए। अगर ये नहीं दिखेंगे आप, तो इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनावी गठबंधन लगेगा, उसके आगे इसका जो वजूद होगा उस पर सवालिया निशान लगेंगे। तो फिलहाल स्थिति यह है कि पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई है। सरकार दावे कर रही है कि इसका असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा, और मैंने आपसे पूछा कि जाइए जरा अपने पेट्रोल पंप पर देखिए असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और जैसा भी है वैसा बताइए। और देखना यह है कि अगले 10-15 दिन में पेट्रोल पंप वाले ये जो एक्साइज ड्यूटी है यह आपके ऊपर ट्रांसफर करते हैं या वाकई कीमत नहीं बढ़ाते हैं। सवाल यह भी है कि जब दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत घट रही है तो ये कीमतें क्यों बढ़ाई गई। सवाल यह भी है कि 50 रुपए जो घरेलू गैस सिलेंडर पर दाम बढ़ाया गया है, एक जमाना था कि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क पर आ जाते थे, स्मृति ईरानी पोस्टर्स जारी कर देती थी, खाली सिलेंडर उनके हाथ में दिखाई देता था। आज वो सारे लोग कहां हैं, यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। और उससे बड़ा सवाल यह है कि कब तक आप लोग हिंदू मुसलमान वक्फ ये वो में उलझकर जो असली मुद्दा है उससे भागते रहेंगे। एक सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा कि अगर गैस की कीमत बढ़ी है, कहा गया था 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन 806 रुपए से बढ़कर अगर यह कीमत 856 रुपए हो गई है, तो क्या यह सिर्फ अब्दुल के लिए हुई है? क्या यह सिर्फ कांग्रेसियों के लिए हुई है? क्या यह सिर्फ सपाइयों के लिए हुई है? क्या यह सिर्फ तेजस्वी यादव की पार्टी वालों के लिए हुई है? क्या यह सिर्फ स्टालिन की पार्टी के लिए हुई है? जो भक्त लोग ये वीडियो देख रहे हों, जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ये वीडियो देख रहे हों, जरा मुझे बताएं कि ये जो गैस की बढ़ी हुई कीमत है यह आपको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? और अगर आपको देनी पड़ेगी तो फिर यह आपका मुद्दा क्यों नहीं है? कौन सी चीज है जिसने आपके मुंह पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि आपकी जेब से आखिरी पैसा भी निकाला जा रहा है लेकिन आप खामोश बैठे हैं? सोचिएगा। ना कमेंट करने की हिम्मत हो तो कम से कम अकेले में बैठकर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।